जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K टीवी सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BSOG 173 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के सेशन का पहला सवाल देख रहे हैं। हम लोग पहली सवाल आज का है, कहा जाता है वैश्विक स्वास्थ्य सिद्धांत के बौद्धिक शर्तों की व्याख्या कीजिए। मतलब कहा जाता है वैश्विक व्यवस्था सिद्धांत के बारे में जो है ना, जो स्रोत हैं, जो बौद्धिक स्रोत हैं, उसके बारे में व्याख्या करना है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप सभी सुनिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्या कहा जाता है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत को कई बौद्धिक स्रोतों द्वारा विकसित किया गया था। यानी कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत जो है उसके लिए बहुत सारे बौद्धिक स्रोतों का विकसित किया गया था, बहुत सारे बौद्धिक स्रोतों का। इसके तो बहुत सारे सिद्धांत तो बनाए गए, लेकिन उसमें से कुछ ही सिद्धांत प्रसिद्धि पाई गई, कुछ ही सिद्धांत विकसित किया, और कुछ ही सिद्धांत जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई। उनमें से है जिनकी सोच के बारे में कहा जाता है वाटर स्टीन। ठीक है, एक सिद्धांतवादी थे, उनके द्वारा जो सोच थी, जो सिद्धांत दिए गए थे, उसका जो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था ये विश्व व्यवस्था सिद्धांत पर। ठीक है, तो ध्यान रखना, फिर से मैं रिपीट कर दूं, कहा जाता है विश्व व्यवस्था सिद्धांत को कई बौद्धिक स्रोतों द्वारा विकसित किया गया था, और जिसका वाटर स्टीन की सोच पर जो है ना काफ़ी प्रभाव पड़ा था। क्लियर। उसी प्रकार कहा जाता है जैसे निर्भरता सिद्धांत, एनाल्स स्कूल, उसके बाद मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी, ये सभी सिद्धांतवादी हैं। ठीक है, फिर से बोलो, निर्भरता सिद्धांत, एनाल्स स्कूल और मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी विचार जो पूंजीवाद और उसके आर्थिक और भौतिकवादी प्रभाव पर जोर देते थे। यानी कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत में जो भी हैं, जैसे निर्भरता सिद्धांत, एनाल्स स्कूल, मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी, जितने भी सिद्धांतवादी हैं ना, ये सभी के सभी उसके जो है ना पूंजीवादी हो गया और आर्थिक और भौतिकवादी प्रभाव पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला था, काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हम लोग, कहा जाता है कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत का विश्व व्यवस्था सिद्धांत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ये सभी के सभी जो जितने भी सिद्धांत दिए गए थे, ये विश्व व्यवस्था संगठन पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। फिर उसी प्रकार कहता है विश्व प्रणाली सिद्धांत द्वारा आर्थिक विकास की प्रारंभिक समझ के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। यानी विश्व प्रणाली सिद्धांत के लिए जो है ना, इसके विकास के लिए, इसके प्रोग्रेस के लिए, प्रारंभिक समझ के लिए, शुरुआती समझ के लिए, और अलग अलग प्रकार के अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग नज़रिए से इसका प्रस्तुत किया गया, इसके बारे में समझा। और कहा जाता है यह औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण प्रक्रियाओं की आलोचना के रूप में उभरा। ये जो है ना, जितने भी आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नीकरण और आलोचना के रूप में, मतलब 6 दृष्टि के, मतलब कुछ ना कुछ कमी के बारे में भी इसलिए काफ़ी ज़्यादा उभरा, और प्रगति के प्रारंभिक दृष्टिकोण को बाधित किया। जो भी प्रगति कर रहे थे, जो भी प्रोग्रेस कर रहे थे, उसकी परंपराओं को, उसके दृष्टिकोण को भी इसमें इन्होंने प्रतिबंध लगाया, बाधित किया, रोक लगाई। ठीक है, उसी प्रकार कहता है ऐसा करने में यह निर्भरता सिद्धांत के समान रूप से दृष्टिकोण करता है, और क्योंकि ये दोनों सिद्धांत विकास के एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को गले लगाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी सिद्धांत है, दोनों सिद्धांत, ठीक है, अगर निर्भरता सिद्धांत हो या आपका एनालिसिस स्कूल या मार्क्सवादी, ये सभी क्या करते हैं, इसके सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को गले लगाते हैं, मतलब मित्रता बनाते हैं कि भाईचारे की भावना से हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे। ओके, और उसी प्रकार का मार्क्सवादी विरासत पर आकर्षित होते हैं। विश्व व्यवस्था सिद्धांत और निर्भरता सिद्धांत, विश्व व्यवस्था सिद्धांत और निर्भरता सिद्धांत दोनों ने जो दोनों मार्क्सवादी परंपरा से प्रभावित हैं, पूंजी संचय की प्रक्रिया के रूप में विकास पर प्रतिबिंब के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, और प्रमुख और अधीनस्थ के बीच प्रतिस्पर्धा और परस्पर विरोधी हितों की पेशकश करते हैं। ये जो है संचय की प्रक्रिया और इसके विकास के लिए जो प्रतिबिंब एक शीशा की तरह मंच प्रदान करते हैं, ताकि आप सभी रूबरू हो सके, ये दोनों, ठीक है, आमने सामने की प्रक्रिया हो सके। ठीक है, और इसके प्रकार जो प्रमुख हैं, वहाँ के जो प्रमुख हो गए, उसके बाद अधीनस्थ के बीच प्रतिस्पर्धा और परस्पर विरोधी पर पेशकश करते हैं। ठीक है, यह खंड वैश्विक प्रणाली सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत आधुनिकीकरण के विकास प्रतिमान की आलोचना प्रस्तुत करता है। ये जो क्या करता है, वैश्विक प्रणाली सिद्धांत जो है, उसके बाद जो प्रस्तुत करते हैं, जो भी आधुनिकीकरण, जो मॉडलीकरण, जो भी मतलब प्रगति करते हैं, जो भी बदलाव करते हैं, उसके विकास के प्रतिमान के रूप में इसकी आलोचना भी करते हैं। और यह निर्भरता सिद्धांत और वैश्विक प्रणाली के बीच समानताएं और विसंगतियों पर भी विचार करता है। ठीक है, कौन करता है, ये सभी विश्व व्यवस्था सिद्धांत। ठीक है, ये सभी के सभी जो है इस पर विचार करता है, विमर्श करता है। कई अलग अलग सैद्धांतिक प्रेरणाओं और परंपराओं के संदर्भ में भी जिन्होंने विश्व प्रणाली सिद्धांत को आकार देने में मदद की है,
उसी प्रकार कहा जाता है वैश्वीकरण और पूंजीवाद के विकास के संदर्भ में विश्व व्यवस्था सिद्धांत आधुनिकरण प्रतिमान से अलग अलग ऊंचाई प्रदान करता है। ठीक है, और जिस तरह से हम लोग का कहा जाता है ना, वैश्वीकरण हो, पूंजीवाद हो गया, इसके विकास के संदर्भ में जो है ना विश्व व्यवस्था सिद्धांत जो है, इसके सिद्धांत बाकियों से अलग तरीके से ये कार्य करता है। ये भी अलग वैचारिक अलग अलग प्रकार की सोच प्रस्तुत करता है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत को कई बौद्धिक स्रोतों द्वारा विकसित किया जा सकता है ना, जिसका वाटरस्टीन की सोच पर प्रभाव पड़ता है। ये थोड़ा सा रिपीट है, ठीक है, निर्भरता सिद्धांत, ये सब चीज़ यहाँ से आपका थोड़ा रिपीट हो गई है, तो आप सभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे आप सभी मैंने भी दिखाया था एनालिसिस को मार्क्सवादी सिद्धांत और आर्थिक भौतिकवाद प्रभाव पर जोर देते हैं, विश्व व्यवस्था सिद्धांत पर महत्वपूर्ण प्रभाव, विश्व प्रणाली सिद्धांत आर्थिक विकास पर, ये सभी के सभी जो थोड़ा सा यहाँ से रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गले लगाते हैं। आप सभी यहाँ से ध्यानपूर्वक सुनिए मेरी बातों को। क्या कहा जाता है, यह निर्भरता सिद्धांत के लिए मजबूत समानता प्रदर्शित करती है। यह सभी के सभी निर्भरता सिद्धांत के लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत और संदर्भित स्थिति करता है, जिसे आधुनिकरण सिद्धांत की आलोचना के रूप में विकसित किया गया था। और कई मायनों में निर्भरता सिद्धांत को विश्व प्रणाली सिद्धांत यानी कि चिरोट और हॉल इन्होंने ही बताया था। 1982 ईस्वी के अनुप्रयोग के रूप में देखा जाता है। और 1970 के बाद जर्मनी अमेरिकी समाजशास्त्री और आर्थिक इतिहासकार आंद्रे गुंडर फ्रेग, एक नव मार्क्सवादी ने इस सिद्धांत के प्रसार के लिए बहुत योगदान दिया। जैसे इतने सारे योगदान देगी विश्व व्यवस्था संगठन में, क्या हुआ था 1970 के बाद जर्मन हो गया, अमेरिका हो गया, उसके समाजशास्त्री और इतिहासकार जिसका नाम था आंद्रे गुंडर फ्रेग, और ये सब जो ना एक नव मार्क्सवादी थे, नए मार्क्सवादी सिद्धांतक थे। इन्होंने भी इसके प्रसार में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था, और बाद में उन्होंने विश्व व्यवस्था सिद्धांत को बढ़ावा दिया। वालरस्टीन ने निर्भरता सिद्धांतकारों की तरह आधुनिकरण के प्रतिमान को इस आधार पर चुनौती दी कि यह पूंजीवाद की प्रगति के लिए एक विलक्षण वैश्विक मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, उसी प्रकार का आधुनिकरण सिद्धांत इस धारणा पर आधारित था कि विकास पूंजीवाद चरणों की एक श्रृंखला में होता है, और अविकसित देश भी अभी भी इतिहास के उस मूल चरण में जिससे विकसित देश बहुत पहले गुजर चुके थे। मतलब आधुनिकरण सिद्धांत के बारे में बताता है आधारित में, ये पूंजीवाद जितने भी चरण हैं, पूंजीवाद के जो भी चरण हैं, सीमाएं हैं, प्रकार हैं, इसी श्रृंखला का जो अविकसित देश हैं, मतलब अभी भी इतिहास में वो जो अविकसित मतलब होते हैं जो विकसित नहीं कर चुके हैं, जैसे अमेरिका देश ये विकसित हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारा देश जो भारत है वो विकासशील देश के अंतर्गत आता है, वो अविकसित है, मतलब वो जो विकसित कर रहे हैं उसके चरण में भी इसका विकसित देशों में जो ये सब जो अभी हम लोग चल रहे हैं विकसित देश, वो सब चल चुका है। उसी प्रकार दूसरे शब्दों में कहा जाता है इसने विकास की एक बहुत सी आशावादी धारणा प्रदान की, जिससे यह सामना आया कि अविकसित देश पिछड़ रहे हैं क्योंकि वे विकास के पहले चरण में हैं, है ना, जहाँ पश्चिम विशेष रूप से यूरोप बहुत पहले था। मतलब यूरोप जो विकसित देश हैं वो क्या होता है, जो हम लोग अभी मान के चलो विकासशील देश में हैं, मान के चलो आप जैसे आपसे सीनियर हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो आप सभी, ठीक है, आपके एग्जाम है, आपसे जो सीनियर है यहाँ मान के चलो वो कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, यहाँ अभी आप एग्जाम दे रहे हो, तो मतलब ये जो है ये सब कुछ प्रक्रिया पार करते हुए ना यहाँ तक पहुँचा होगा, है कि नहीं है। तो वही बातें कहती है जो विकसित देश है वो सारे के सारे जो अभी विकासशील देश हैं, जो अविकसित देश हैं, इन तमाम चीज़ों को झेलते हुए आगे बढ़ा, उसके बाद वो विकसित देश बना। क्लियर। उसी प्रकार इसमें भी यही सिद्धांत अपनाया जाता है, क्योंकि वे विकास के पहले चरण में जहाँ पश्चिम, ये सब देख लिए, और क्योंकि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक एकीकृत संपूर्ण या संप्रभुता एक विश्व व्यवस्था के रूप में समझने में विफल रहता है। यह विश्व पूंजीवाद की उत्पत्ति और विस्तार के इतिहास के माध्यम से विकसित और अविकसित देशों के बीच आर्थिक और अन्य संबंधों को ध्यान में रखने में विफल रहता है। ठीक है, उसी प्रकार जो 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, जैसे कि पहले खंड में देखा गया था, निर्भरता सिद्धांत की इस तरह से विश्व प्रणाली सिद्धांत पूंजीवाद व्यवस्था को विश्व स्तर पर समग्र पर दर्शाता है कि समकालीन अविकसितता बड़े पैमाने पर विकसित और अविकसित देशों के बीच अतीत और निरंतर आर्थिक इतिहास के बारे में बताता है। ठीक है, मतलब यही कहा जाता है 16वीं शताब्दी में इस चीज़ शुरुआत हुई थी, उसके बाद अब सभी देश धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ा, और जो अविकसित देश हैं विकसित देश हैं इन दोनों के बीच जो इतिहास के बारे में पता चला, ऐतिहासिक उत्पाद हुए, जो फ्रेग 1989 में इसके बारे में बताया। ठीक है,
तो ये सब बातें हैं उसके बाद पढ़ने के बजाय, यानी कहा गया जैसे कि आधुनिकीकरण परिप्रेक्ष्य प्रस्तावित करता है राष्ट्रीय संस्थागत व्यवस्थाओं के आधार पर स्थानीय प्रश्न विश्व प्रणाली सिद्धांत ने अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं और सिद्धांतों को स्थानीय और राष्ट्रीय विकास को बाधित और अबाधित करने के रूप में देखा। मतलब ये कही जा रही है कि जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता है आधुनिकीकरण मॉडर्नीकरण के परिप्रेक्ष्य में ये प्रस्तावित करता है जो राष्ट्रीय संस्थागत व्यवस्थाएं हैं उसके बेस पर, उसके आधार पर जो प्रश्न बनते हैं, जैसे विश्व प्रणाली सिद्धांत हैं, ये इंटरनेशनल संरचनाओं पर, स्थानों पर, स्थानीय राष्ट्रीयकरण पर, इस सब विकास को बाधित के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, और दूसरे शब्दों में कहा था यह सुझाव देने के लिए आधुनिकीकरण सिद्धांत पर सवाल उठाता है कि अविकसित देश विकसित पूंजीवादी देशों से पूंजीवादी संस्थाओं और मूल्यों को फैलाकर विकसित हो सकते हैं। ठीक है, वैकल्पिक रूप पर विश्व व्यवस्था संविधान इस बात को संकेत करता है कि अल्प विकास वाले देशों में विकास पूंजीवादी विकसित दुनिया से स्वतंत्र रूप से ही हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग का विश्व व्यवस्था सिद्धांत के बौद्धिक स्रोतों के बारे में देखें, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे किस तरह से क्या क्या अपनाया गया था, कब कब क्या हुआ था। फिर ठीक है, उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इसको भी सुनिए और इसको भी जानिए। क्या कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सामाजिक विकास के उपागमों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। सामाजिक विकास के उपागमों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। देखिए क्या कहा जाता है, सामाजिक विकास के लिए 5 दृष्टिकोण है, 5 उपागम है। ठीक है, कहा जाता है ऊपर से विकास, नीचे से विकास, क्षेत्र विकास और लक्ष्य समूह विकास। हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं क्या क्या है। कहा जाता है विकास के दृष्टिकोण को 2 मानदंडों के आधार पर पहचाना जाता है। जो विकास के दृष्टिकोण है, प्रोग्रेस के अप्रोच जो हैं, उसके हम लोग 2 मापदंडों से 2 आधार पर हम लोग समझ सकते हैं। कहा जाता है विकास योजनाओं और संसाधनों का केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण और विकास की इकाई। विकास का फोकस जो है व्यक्ति, समूह और गांव आदि पर होती है। और पहला मानदंड जो दृष्टिकोण को जन्म देता है, अर्थात ऊपर से विकास और नीचे से विकास, हम लोग ऊपर से विकास और नीचे से विकास को समझेंगे भी। दूसरा मानदंड में 3 दृष्टिकोणों को जन्म देता है, क्षेत्र विकास, क्षेत्रों का विकास और लक्ष्य समूह विकास। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। जैसे भाई पांचों के पांचों बताए थे, पांचों को किस तरह से 2 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला में आ गया ऊपर का विकास और नीचे का विकास, और दूसरा खंड में आ जाता है क्षेत्र विकास, क्षेत्रों का विकास और लक्ष्य समूह विकास। एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे क्या होता है ऊपर से विकास। ठीक है, तो पहला है ऊपर से विकास, ये पहला मानदंड का पहला मानदंड है। कहा जाता है शीर्ष से विकास रणनीतिक केंद्र या शीर्ष प्रशासनिक संगठनों को विकास पहलों को डिजाइन और क्रियान्वित करने के लिए बुलाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो केंद्र संगठन पहल करते हैं, उनके प्रकार और दिशा को स्थापित करते हैं और फिर उन्हें जनता पर मजबूर करते हैं। उदाहरण के लिए राजधानी में मंत्री और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी अक्सर ग्रामीण निवासियों के मुद्दों को पूरी तरह समझने बिना विकास योजनाएं बनाते हैं। मतलब ये कही जाती है जैसे कोई भी चीज़ हो, कोई भी कार्य हो, उसके लिए सबसे पहले उसके जो मान के चलो कोई फैक्ट्री ही बनाएंगे, सबसे पहले उसके एरिया को देखेंगे, ज़मीन को देखेंगे, उसके बाद वहाँ का जो वार्तालाप को देखेंगे, वातावरण को देखेंगे, उसको डिजाइन करेंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेंगे, है ना। तो इसी में ऊपर से विकास मतलब होता है क्या, दिखावा के तरीके से। मतलब ये ऐसा कि नहीं बिना जमीन देखे हुए मत जाओ बना दो, ऑर्डर दे दिया। ठीक उसी प्रकार ग्रामीण लोगों में सरकार तब ऐसे ही करते हैं। राजधानी मंत्री कहा जाता है ना, अक्सर ग्रामीण निवासियों के मुद्दे को पूरी तरह समझे बिना ही योजना बनाने लगते हैं। यानी कि ग्रामीण लोगों की क्या समस्या है, नई समस्या है। सिर्फ विदेशी कंपनियां आके बोल दिया कि नहीं मुझे ऐसे फैक्ट्री बनाने हैं, हाँ चलो चलो ठीक है ठीक है। आप सभी साउथ की मूवी पे देखे होंगे, गांव पे ज़्यादातर गांव पे जो क्या करता है वो पैसा के लालच में जो है मंत्रियाँ सिग्नेचर कर देता है, गांव के बारे में सोचता भी नहीं है। तो यही हुआ ऊपर का विकास। ठीक है, बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने हुए इसका विकास की ओर सोचता है। तो ये हो गया विकास, ऊपर से विकास। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग नीचे से विकास देखिए। नीचे से विकास कहता है, नीचे से विकास दूसरे दृष्टिकोण के प्रतिपादक इसके विपरीत विकास की आवश्यकता वाले लोगों को इरादे और क्षमताओं की निष्पक्षता पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपनी समस्याओं के साथ साथ उन्हें हल करने के तरीकों को व्यवस्थित करने का अवसर दिया जाता है। उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और सक्षम बनाया जाता है और स्वयं सहायता के लिए तैयार किया जाता है। विकास योजनाओं के लिए संसाधनों का उपयोग संबंधित लोगों द्वारा स्वयं या स्थानीय स्तर पर उनके प्रतिबंधियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार योजनाओं का अधिक विकेंद्रीकरण और लोगों की उच्च भागीदारी होती है। मतलब नीचे का विकास यही हुआ। सिंपल तरीके से आप समझो, जैसे कि आप कोई नेता है, उस गांव के बारे में अगर गांव में ही कुछ विकास करने की सोच रहा है तो गांव के बारे में सोचते हैं, गांव के लोगों से पूछते हैं, गांव के लोगों से जानकारियाँ लेते हैं।
वहाँ गांव के लोगों से हेल्प तक लेते हैं, उसके बाद वो सब कुछ करते हैं, वहाँ के संसाधनों का उपयोग करते हैं, मतलब हर चीज़ उपयोग करते हैं, वहाँ का सर्वेक्षण करते हैं, प्रशिक्षित किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। यानी कि वो जो है ना सही तरीके से करने किया जो जाता है वो हुआ नीचे से विकास। ठीक है, जैसे होता है ना कभी कभी, अरे मेरा तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, सब कुछ हवा हवा में गया, सब कुछ ऊपर ऊपर गया। अब नीचे नीचे मतलब कि सब कुछ समझ में आया, सही तरीके से किया, तो वो हो गया आपका नीचे से विकास। ठीक है, नीचे से विकास और ऊपर से विकास हम लोग देख लिए। अब दूसरा मानदंड का पहला मानदंड है क्षेत्र विकास। क्षेत्र विकास क्या कहता है कि विकास की उपरोक्त इकाई के आधार पर 3 रणनीतियों विकास, क्षेत्र विकास और लक्ष्य समूह विकास पर विचार किया गया। क्षेत्र विकास रणनीति एक निश्चित आर्थिक क्षेत्र जैसे कृषि या विनिर्माण के विकास के लिए योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन है। एग्जाम्पल के तौर पर कहा गया है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारतीय योजनाकारों ने उद्योग के विकास पर विचार किया। इस प्रकार उन्होंने तकनीक बनाने या अन्य देशों से इसे हासिल करने के लिए रणनीति तैयार की। तकनीकी शिक्षा पर बल दिया गया। कई विश्वविद्यालयों और स्कूलों की स्थापना या तो अपने दम पर या संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंग्लैंड जैसे अन्य देशों के सहयोग से की गई थी। मतलब कि क्षेत्र विकास के तौर पर आप मान के चलो, या जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया है अपना देश में ही आज़ादी के तुरंत बाद, अब तुरंत बाद इतनी बड़ी जीत के बाद तुरंत तो कुछ भी प्रोग्रेस तो नहीं होगा ना, अब धीरे धीरे होगा। जैसे कोई ये शिक्षा ही क्षेत्र हो ले ला, शिक्षा के क्षेत्र में ही ले लो, या कोई स्कूल वगैरह विश्वविद्यालय ही बनाना हो, तो उसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा हमें समय भी चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरना चाहिए, उसके बाद सब कुछ सुधरना चाहिए। क्योंकि अब मान के चलो इतनी बड़ी जीत मिली है मुझे, जीत के बाद तुरंत इतना कुछ करना संभव नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए जो है ना, जैसे स्कूल ही बनाए, विश्वविद्यालय ही बनाएंगे, तो उसके लिए जो है ना जैसे बाकियों से सहायता लेना पड़ी, इसमें अमेरिका के बारे में, रूस, इंग्लैंड के बारे में, जैसे अन्य देशों से भी हम लोग को सहायता लेना पड़े। तो ये हमारे देश के विकास के लिए सोचा गया, देश के क्षेत्र स्तरों पर लेकर देखा गया। तो नाम से भी समझ सकते हैं क्षेत्र स्तर पर जो विकास किए जाएंगे वो क्षेत्र विकास होंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद ये है, उसके बाद कहता है क्षेत्र विकास। क्षेत्र विकास में क्या कहा जाता है, सभी क्षेत्र समान रूप से विकसित नहीं है, कुछ दूसरों की तुलना में अधिक समृद्धि हैं। लोगों को अविकसित दोनों होना, ढांचागत विकास, सड़कों, रेलवे, विद्युतीकरण आदि की कमी या बाढ़ और सूखे की समस्याओं के कारण होता है। जब किसी क्षेत्र या क्षेत्र के ढांचागत विकास के लिए योजनाएं तैयार की जाती है तो इसे क्षेत्र विकास दृष्टिकोण कहते हैं। और उसके बाद भारत में 1774 के में कुछ क्षेत्रों में सिंचाई संसाधनों के विकास के लिए शुरू की गई कमान क्षेत्र विकास योजना इस दृष्टिकोण को दर्शाती है। मतलब ये होती है, जैसे हमारे भारत देश में ही है जो 28 स्टेट्स हैं, तो क्या लगता है आपको सभी के सभी देश, सभी के सभी राज्य जो ना इक्वल है, बराबर है? नहीं है ना। जैसे महाराष्ट्र अभी बहुत ऊपर है, दिल्ली, सब चीज़ ऊपर है ना, है कि नहीं है? ये सभी के सभी समान नहीं है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, रेलवे के क्षेत्र हो, विकास या सड़क के क्षेत्र पे हो, या करंट के क्षेत्र में हो, या बिजली के क्षेत्र में हो, या सिंचाई के क्षेत्र में हो, सब कोई मतलब आवर खावर तरीका है। जैसे अपना बिहार है, बिहार में हर साल बाढ़ आती है ना। तो क्या मुंबई में बाढ़ आती है, राजस्थान में बाढ़ आती है? लगातार नहीं आती है बस नॉर्मल। मतलब यही कहा जाता है क्षेत्र विकास, हर क्षेत्र में उसके क्षेत्र के अकॉर्डिंग किस तरह से उसका विकास किया जा सके, उसके मौसम के अनुसार, उसके कमियों के अनुसार, इस तरह से इसका विकास किया जाता है, तो वो होती है। इसमें कहा जाता है ये एक तरह से कोई भी विकसित नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया क्षेत्र विकास। जिस पर जो कमी होगी उस पर ज़्यादा फोकस किया जाना, वो है क्षेत्र विकास। क्षेत्रों पर डिपेंड करेगा किस चीज़ों पर विकास करना चाहिए, किस चीज़ों पर काम करना चाहिए, वो हो जाएगा क्षेत्र विकास। ठीक है, उसी प्रकार लास्ट में कहा जाता है लक्ष्य समूह विकास। लक्ष्य समूह विकास में आपका आ जाएगा, कहा जाता है लक्ष्य समूह दृष्टिकोण का फोकस लोगों की एक विशेष श्रेणी पर है, जैसे कि छोटे किसान, महिलाएं और खेत मजदूर, लघु किसान विकास एजेंसी जैसे योजनाओं और स्कूलों और कॉलेजों में सीटों का आरक्षण और आरक्षित जातियों को रोजगार दृष्टिकोणों का उदाहरण है। विकास के लिए एक दृष्टिकोण है जिसका फोकस किसी इलाके में रहने वाले लोगों के समग्र पर है, गांव या कस्बे। ठीक है, सिंपल तरीके से समझो, लक्ष्य समूह विकास एक एम होता है ना। जैसे मान के चलो ये इसमें जो ना सबसे छोटे गांव के छोटे लोग आते हैं, किसान आ गए, महिला आ गए, खेत में जो काम करते हैं हमारे मजदूर आ गए, ये सब चीज़ें इसके बारे में है। इसका विकास करना ही लक्ष्य समूह विकास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये 5 विकास थे, ऊपर का विकास, नीचे का विकास, क्षेत्रीय विकास, क्षेत्र विकास और लक्ष्य समूह विकास।
ये टोटल 5 सम होते हैं। किस तरह से हम लोग देखें उसके देखिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट सेशन में ही देखेंगे उसको, है ना। तो आज के सेशन में हम लोग 2 क्वेश्चन को देखें, दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ये इसमें से कोई भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है और किसी को इग्नोर मत करना। अगर ये सब समझ जाओगे ना तो आप बाकी सब्जेक्ट बाकी क्वेश्चन भी आप आसानी तरीके से हल कर सकते हो। तो आज के सेशन में बस 2 सवाल और नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द नेक्स्ट टॉपिक आने वाली है और हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। आज का सेशन उम्मीद करता हूँ आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायतापूर्ण और यूजफुल रहा होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।